दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में सर्वनाम के बारे में। ठीक, तो आज हम जानेंगे सर्वनाम क्या होता है, इसके उदाहरणों को समझेंगे, इसकी परिभाषाओं को और इसके सभी भागों को अच्छे से उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, यानी कि सर्वधन नाम। सर्व यानी कि सभी, अर्थात सभी का नाम या सबका नाम, ये क्या होता है, हमारा सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है। ठीक, लेकिन अगर सर्वनाम की परिभाषा देनी हो तो देखिए, संज्ञा के बारे में पढ़ा था तो उसमें क्या होता था कि डायरेक्ट नाम लिख दिया जाता था, लेकिन अब ये भी आपका संज्ञा से ही बनेगा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना, परिभाषा क्या हो गई कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। एक बार हम इसकी परिभाषा को लिखकर अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई, संज्ञा की परिभाषा हो जाती है। देखिए अब इसमें क्या है कि संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ये परिभाषा हो गई, इसको मैंने समझाया भी। ठीक, अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक ना, देखिए उदाहरण में कहा जा रहा है कि सीता ने गीता से कहा। क्या, सीता ने गीता से कहा। यहाँ पे सीता और गीता क्या है, आपकी संज्ञा है। ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ कि मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। अब यहाँ पे मैं किसके लिए यूज हुआ, सीता के लिए, और तुम्हें यानी कि गीता के लिए। यहाँ पे आपका क्या था, अभी तक यहाँ पे संज्ञा की बात हो रही थी, लेकिन इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर अब क्या हुआ, आपका सर्वनाम शब्द यूज हो गया। क्या, मैं और तुम्हें। ठीक, तो क्या हो गया, सीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। ठीक है ना। अब देखिए इसमें दूसरे में क्या है, यहाँ पे राम है, संज्ञा है। ठीक, यहाँ क्या हो गया, राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। बात किसकी हो रही है, राम की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे राम आपका संज्ञा हो गया और यहाँ पे वह का यूज कर दिया गया। इसमें वह आपका क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक, तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में, सर्वनाम के प्रकार के बारे में, जो कि हमारे 6 प्रकार के होते हैं। अब हम उनके 6 प्रकारों को अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी परिभाषाओं को और उनके उदाहरणों को समझेंगे। ये हमारा हो गया सर्वनाम के भेद। देखिए सबसे पहले अगर सर्वनामों की कुल संख्या को देखा जाए, ये क्या है, सर्वनाम की कुल 11 संख्या होती है। ठीक ना, जिसमें क्या है, मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये क्या है, टोटल सर्वनाम है। कितने सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम की कुल जो संख्या होती है वो आपकी 11 होती है। ठीक, लेकिन अगर सर्वनामों को भेदों को देखा जाए तो सर्वनाम के भेद में 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं, जिनको अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, अच्छी तरीके से समझना होता है। ठीक है ना, जिसमें नंबर 1 पे आपका क्या आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 पे निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 पे निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 पे संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम इन्हीं 6 के भेदों को अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाओं को और इनके उदाहरणों को समझेंगे। ठीक है ना, अब आगे देखें। ये हमारा हो जाता है नंबर 1 पे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग कैसे जानेंगे, इसकी डिफिनीशन आपकी हो जाएगी, इसकी परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों से, क्योंकि अब इसमें संज्ञा शब्द नहीं आएंगे, आपके सर्वनाम शब्द मिलेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ, या एक तरह अब मैं पढ़ रहा हूँ तो कोई जानवर तो पढ़ेगा नहीं, एक इंसान ही पढ़ेगा। ठीक, तुम जाते हो, कोई इंसान ही जाएगा। वह खाता है, वह कोई लड़का होगा, किसी इंसान के बारे में बताया जाए होगा। हम काम कर रहे हैं, हम यानी कि हम खुद को कह रहे हैं एक इंसान है। ठीक, वे जा रहे हैं, वे यानी कि एक किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। अर्थात इसमें जो जितने भी आपके एग्जाम्पल मिलेंगे वो ऐसे ही यूज होंगे, एक व्यक्ति की भांति उसमें उसका अर्थ निकलेगा। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध हो तो हम उसे समझ जाएंगे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमारे 3 भेद होते हैं। ठीक, हमारा पुरुष कितने कितने होते हैं, देखिए हमारे पुरुष जो होते हैं, नंबर 1 पे हमारा क्या होता है, उत्तम पुरुष। ठीक, नंबर 2 पे हमारा क्या होता है, मध्यम पुरुष। और नंबर 3 पे हमारा क्या आता है,
अन्य पुरुष। देखिए यही तीनों आपके क्या हो जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भाग हो जाते हैं। पहले आपका हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, परिभाषा क्या हो गई, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति जाति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, वे। ठीक, और इसके भाग को देखा जाए तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार ये हमारा पहला हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सर्वनाम की ओर। देखिए यह हमारा दूसरे नंबर पे आता है निजवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा समझने से पहले इसके नाम पे आइए। इसका नाम क्या बोला है, निजवाचक। निज यानी होता है कि अपना या अपने, ठीक है ना। तो वाचक मतलब बोध कराने वाला, यानी अपना बोध कराने वाला, अर्थात अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अपनेपन का ऐसे कोई शब्द, ऐसे कोई वाक्य हो जिनको सुनने में, जिनको बोलने में ऐसा महसूस हो कि एक अपनेपन का बोध करा रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक ना। जैसे इसमें आ जाते हैं, हमें क्या लिखा है कि हमें, अपने, अपना, निजी, खुद, स्वयं। इन सब शब्दों को देखने में क्या लग रहा है, इन सब शब्दों को देखने में यही महसूस हो रहा है कि इसमें क्या है, एक अपनापन बताया जा रहा है खुद से। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया, काम किसका था, अपना, खुद का था, स्वयं का था। ठीक है ना। वह अपने खुद के घर में रहता है, किसके घर में रहता है, खुद के घर में रहता है। ठीक, हमें अपने घर जाना चाहिए। इन सब शब्दों से क्या लग रहा है, इन सब शब्दों से केवल हम जो काम कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ खा रहे हैं, जो चीज़ पी रहे हैं, वो खुद की है, ना कि दूसरे की है। एक अपनेपन की बात की जा रही है। इसी को क्या कहा जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाएगा, जो अपनेपन का बोध कराते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमारे ये दूसरे नंबर पर हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। अब हम बढ़ते हैं अगले सर्वनाम की ओर। तो ये हमारा तीसरे नंबर पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा आपका, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत किया जाए। ठीक, क्या हुआ, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु व घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत किया जाए या संकेत करके बताया जाए, उसे क्या कहा जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे कि आप इसके उदाहरण को देख सकते हैं। इसके उदाहरण में बात की जा रही है, जैसे है यहाँ, वह, ये, वे, वो। तो ये सब शब्द कैसे यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि यह बोर्ड है, मैंने क्या किया, इसकी ओर संकेत किया। यह मार्कर है, ठीक, वो कपड़ा है, ठीक, मान लीजिए वो गाड़ी है, वो दीवार है, वो खिड़की है। तो ये सब हम कैसे बोल रहे हैं, एक संकेत करते हुए बोल रहे हैं। अगर हम बिना देखे बोलें कि मान लीजिए हमने कहा कि यह दीवार है, कहाँ दीवार है, वो तो समझ जाएंगे आप, लेकिन अगर उसको हम संकेत करके बताते हैं तो इस तरह के वाक्यों को शुद्ध माना जाता है। शुद्ध कैसे माना जाएगा, जैसे हमने कहा कि यह बोर्ड है, तो इसकी ओर हल्का सा, चाहे अपनी आंखों से, चाहे हाथों से, चाहे उंगली से एक संकेत देकर इसको कहेंगे। ठीक है ना। वो दीवार थी, वो घटना हो गई थी, ये सब क्या है, हम संकेत करके उसको बताएंगे। ऐसा करेंगे कि उसको हाँ पता लग जाए, उसको वो साथ साथ मतलब दिखाई दे, हम जो कहें उसको दिखाई भी दे। ठीक, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु व घटना का निश्चयात्मक रूप से संकेत दिया जाए या संकेत दे के उस चीज़ को, उस वस्तु को, उस घटना के बारे में बताया जाए, उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके शब्द जैसे हो गया, यह हो गया, वह हो गया, ये हो गए, वे हो गए, वो हो गए। ठीक, यह किताब है, वह दीवार है, यह अलमारी है, वो किताब है, वो पुस्तक है, वो खिड़की है। ठीक, तो इस तरह के शब्द जो आएंगे आपके क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले सर्वनाम की ओर। ये हमारा अगला आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, नंबर 4 पे हमारा आ जाता है निश्चयवाचक। देखिए उसमें क्या था, निश्चय, जो भी होगा उसमें निश्चय होगा। अब इसमें क्या है, अनिश्चय, तो इसमें जो होगा वो अनिश्चय होगा। ठीक, परिभाषा द्वारा इसको समझ लीजिए कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु व घटना का निश्चय पूर्वक बोध ना हो, इसमें कोई ऐसी बात की जाए कि आप उस पर एकदम उसको निश्चय तरीके से ना बताया जाए, आपको वो समझ में ना आए। ठीक, जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोई, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे कोई रो रहा है। अब कौन रो रहा है आपको पता है, कौन रो रहा है आपको पता नहीं, निश्चय नहीं है कि कौन रो रहा है, लेकिन वहाँ बता दिया गया वहाँ पे कोई रो रहा है, अनिश्चय रूप से बताया गया। ठीक, जैसे कुछ, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। अब कितने पैसे दे दो ये पता नहीं है, बस कुछ पैसे दे दो। ठीक, ये क्या हो गया, निश्चय। जैसे किसी,
जाओ क्लास में से किसी को बुला के लाओ। अब किसको बुला के लाऊं, बताए नहीं। यानी कि अर्थात इसमें कहने का आशय क्या है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और घटना का निश्चय पूर्वक बोध न हो, उसको निश्चय रूप से न बताया जाए, उसको सुनने में आपको अनिश्चय पूर्वक लगे कि आपको पूरी बात एकदम आप उस शब्द से, उस वाक्य से आप संतुष्ट ना हो, उसी को क्या कहा जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे इसके ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सर्वनाम की ओर। देखिए ये हमारा 5वें नंबर पे आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, अब नाम से ही जाहिर है इसमें क्या बताया जा रहा है, संबंध। यानी कि इसमें दो चीज़ों, दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बारे में क्या होगा, एक संबंध बताया जाएगा। इसकी आप परिभाषा को देख सकते हैं। परिभाषा में बोला जा रहा है कि जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे दो वस्तुओं या दो चीज़ों या दो व्यक्तियों या दो प्राणियों के बीच में संबंध के बारे में बताया जाए, उसे क्या कहा जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। इसमें किस तरह के शब्द प्रयोग में आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया जैसा। ठीक, तुम ऐसे भागे जैसे कि शेर, या तुम ऐसे भागे जैसे कि चीता। यानी कि इसमें चीता और तुम्हारे बारे में एक संबंध का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक ना। फिर आ गया तैसी। ठीक, फिर उसके आ गया जिसका, उतना, जितना, जहाँ, तब, वहाँ आदि। ठीक, यानी कि इस तरह के वाक्य आपको मिलेंगे। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें दो चीज़ों, दो वस्तुओं, दो प्राणियों के बारे में आपके संबंध बताए जाएंगे। आपको दो चीज़ों को, यानी कि कोई शब्द या कोई वाक्य आपको दिया रहे, उसको बोलने के बाद जब आपको ऐसा महसूस हो कि इसमें हाँ, अगर ये दो चीज़ हैं, चाहे दोनों एक चीज़ हो चाहे अलग अलग चीज़ें हो, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है, रिलेशन को बताया जा रहा है, एक संबंध को स्थापित किया जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो किसी भी परिभाषा को पढ़ने से पहले आप उसके नाम पे जाया कीजिए। हर नाम में उस परिभाषा का ही पूरी परिभाषा छिपी हुई होती है। उस नाम का जब आप अर्थ निकालेंगे, उसका एक संधि विच्छेद या उसका समास विग्रह आप जो भी करेंगे, उसी से आपकी एक परिभाषा निकल जाती है। ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सर्वनाम की ओर। देखिए ये हमारा सबसे लास्ट वाला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि हमारा सबसे आसान है। सर्वनाम में सबसे आसान भाग है क्या, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसे शब्द जिनको कोई ना कोई प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाए, प्रयोग में लाया जाए, उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण में आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन सी, किसने। ठीक ना। ये सब क्या है आपके, ये सब प्रश्न पूछने वाले यानी कि क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द हैं ये सब आपके। जैसे यहाँ पे कब है, तुम कब उठते हो, तुम कब सोते हो, तुम क्यों खाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कैसे रहते हो, तुम कौन हो, तुम कौन सा काम करते हो, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तुम किसके साथ रहते हो, तुम किसकी पूजा करते हो, तुम किसकी बात करते हो। ये सब क्या है आपके, इसमें सब के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे नहीं। अगर मैंने इन सब शब्दों का यूज किया, आपके सामने इन सब शब्दों को बोला, आपके सामने इन सब शब्दों को रखा, तो सुनने में कैसा लगा, ये शब्दों को मैं यूज करके आपसे उनका आंसर पूछ रहा हूँ। जैसे कहा तुम कब पढ़ते हो, तुम आपको टाइम बताना है, तुम क्यों खाते हो, खाना क्यों खाते हो, तुम क्यों नहाते हो, क्यों धोते हो। ठीक ना। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो इस प्रकार हमारा आज के यह सर्वनाम का टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाता है। हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में पढ़ा, उनके सभी भागों को अच्छे से समझा। सर्वनाम क्या था, सबका नाम, यानी कि जो संज्ञा शब्द के स्थान पे प्रयोग किए जा रहे थे। ठीक, सर्वनाम की कुल संख्या 11 हो गई थी। फिर उसके बाद हमने सर्वनाम के 6 भागों को पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमारा क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें यह बताया गया कि जिससे व्यक्ति का बोध हो रहा था। ठीक, और पुरुषवाचक सर्वनाम भी हमारा क्या थे, 3 प्रकार के थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर उसके बाद हम लोगों ने निजवाचक सर्वनाम पढ़ा। ठीक, और निजवाचक सर्वनाम में क्या था, एक अपनेपन का बोध कराया जा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा था तो एक संकेत करके बताया जा रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी चीज़ को अगर बोला जा रहा था, किसी चीज़ को कहा जा रहा था, तो उसमें एक ये आपको पता नहीं चला था किसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि किसी जाओ कक्षा से किसी को बुला लाओ, तो किसको बुला लाओ, ये आपको पता नहीं था। ठीक, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा, यानी कि दो वस्तुओं, दो चीज़ों, दो व्यक्तियों, दो प्राणियों के बीच में परस्पर संबंध को बताया जा रहा था। फिर हमारा सबसे लास्ट में आ जाता था प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें इस प्रकार के शब्द आते थे, इस प्रकार के सर्वनाम शब्द आते थे, जिसमें किसी चीज़ को, यानी किसी के बारे में किसी को पूछने के लिए, कोई प्रश्न करने के लिए इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इस प्रकार हमारा आज का सर्वनाम का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम मिलते हैं आप लोगों से एक अगले वीडियो में, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।